नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देश भर के कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पर उतर आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 229 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग सड़क पर उतर आए। इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी भड़क उठी। हिंसक प्रदर्शन के इस मामले में यूपी पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। यूपी पुलिस ने विभिन्न शहरों में कई हिंसा के मामले में अब तक 229 लोगों को अरेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां 70 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि प्रयागराज से की गई हैं। वहीं यूपी पुलिस ने सहारनपुर से 48 लोगों को गिरफ्तार किया है, हाथरस से 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुरादाबाद से 25 लोगों को। बात फिरोजाबाद की करें तो यहाँ से 8 लोग इस प्रदर्शन के में गिरफ्तार हुए हैं और अंबेडकर नगर से 28 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शुक्रवार के दिन भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रयागराज में एक दिन पहले भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा प्रभावित और केरली थाना क्षेत्रों में पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई और भी तेज कर दी है। पुलिस ने जानकारी के अनुसार प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किए हैं। प्रयागराज के खुलदाबाद और केरली थाने में पुलिस ने प्राथमिक में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की टीमें उपद्रवियों की सखनात पर धरपकड़ में लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने हालत पूरी तरह से काबू और शांतिपूर्ण होने का दावा किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में प्रयागराज काफ़ी प्रभावित रहा। गौरतलब है कि पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में भी लोग सड़क पर उतर आए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रयागराज के अटाला इलाके के साथ कई अन्य इलाकों में भी पथराव की घटनाएं हुई थी। आगजनी की घटनाएं भी इस दौरान की गई थी। हालात काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स प्रयागराज में भेजनी पड़ी थी। प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जावेद अहमद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जावेद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी के लिए नाबालिग बच्चों को आगे किया। तो वहीं इस दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी ऐसे हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं हाल ही में रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का ताजा मामला सामने आया। प्रदर्शनकारी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। एक दिन पहले हुई हिंसा के बाद हावड़ा जिले के उलुबेरिया सब डिवीजन में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन से कदम उठाया है। हावड़ा में 13 जून तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। हिंसा के मामले में अब तक हावड़ा से 70 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं बीजेपी में ममता बनर्जी के राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की सीएम से हालात नहीं संभल रहे। उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटने की बजाय ममता बनर्जी उपद्रवियों से निवेदन कर रही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैगंबर को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों से आम लोगों की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल में सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम नहीं करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपका दर्द और गुस्सा समझ सकती हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रही हूं कि राज्य में सड़कें और रेलवे जाम कर आंदोलन ना करें। अगर मुझे मारकर आपका गुस्सा शांत हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खुद मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने हालात नहीं संभल रहे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटने की बजाय ममता बनर्जी उपद्रवियों से निवेदन कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वहीं रांची में भी शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 12 जून तक इंटरनेट सेवाएं पर रोक लगा दी है।
थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं जिला प्रशासन ने हालात नियंत्रण में होने का दावा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिसके साथ साथ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सभी जरूरी कदम यहां पर उठाए जाएंगे, ऐसा पुलिस वालों का बयान सामने आया है। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर स्वरूप से नगर मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज़्यादा निर्माण होने के कारण बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया था। आरोपी जावेद अहमद का एक यूट्यूब चैनल है जो कि लखनऊ के हजरतगंज में है। सभी आरोपी इसी चैनल के ऑफिस में छुपे हुए थे, जिसके बाद यहां के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के अलावा जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहेल और मोहम्मद सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर रही। हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार ने पूरा गेम ही उलट फेर कर दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में भी गहलोत का जादू देखने को मिला। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 राज्य में पूरी हुई। कदाचार और खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। उम्मीदवारों की संख्या चुनाव में जाने वाली सीटों से अधिक होने के कारण चुनाव जरूरी हो गए थे। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ चुनाव का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष ऑफिसरों की नियुक्ति इसके लिए की थी। इसके पहले केवल राजस्थान और कर्नाटक में विजेताओं की घोषणाएं की गई थी। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली है। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा राज्यसभा जाने से विफल रहे। कर्नाटक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश, बीजेपी के लहर सिंह सिरोया और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश निर्वाचित घोषित किए गए। शनिवार सुबह हरियाणा और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हुई और दोनों राज्यों ने विजेता घोषित किए गए। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार और भगवा पार्टी की तरफ से समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा की दोनों सीटें जीत गए हैं। तो वहीं जबकि महाराष्ट्र में 6 सीटों में से बीजेपी और सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को 3-3 सीटें मिली हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ किस पार्टी को जीत मिली है, किस पार्टी को हार मिली है। मुकुल वासनिक को कांग्रेस की पार्टी से यह राज्यसभा में राजस्थान में जीत मिली है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला को भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जीत मिली है। प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस की तरफ से जीत चुके हैं। घनश्याम तिवारी जो कि बीजेपी से हैं, तो वो भी उन्हें भी राजस्थान से जीत मिली। सुभाष चंद्रा जो कि निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी का समर्थन होने के बाद भी इनको राजस्थान से हार का सामना करना पड़ा। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ से निर्मला सीतारमण बीजेपी की तरफ से जीत हासिल कर राज्यसभा में पहुँच गई हैं। वहीं जग्गेश को भी बीजेपी की तरफ से जीत मिली है। लहर सिंह की भी बीजेपी की तरफ से जीत गए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में 3 सीटें जीती, जिसमें निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लहर सिंह बीजेपी की तरफ से इनको जीत मिली। तो वहीं बात करें जयराम रमेश की, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, इनको भी कर्नाटक से जीत मिली है। मंसूर अली खान जो कि कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको भी यहाँ से राज्यसभा में चुनाव में जीत मिली है। बात करें कुपेंद्र रेड्डी की, जो कि जेडीएस से हार चुके हैं, जेडीएस से उम्मीदवार थे, इनको कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से पीयूष गोयल को जीत मिली है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। वहीं अनिल बोंडे को भी यहाँ से जीत मिली है, जो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव में थे। धनंजय को भी बीजेपी की तरफ से जीत मिली है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार महाराष्ट्र में थे। तो वहीं प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी पार्टी से महाराष्ट्र में जीत गए हैं। बात करें संजय राउत की, तो संजय राउत को भी महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट मिली, जो कि शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार थे। बात करें संजय पवार की, तो वे शिवसेना की तरफ से उनको हार का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए इमरान प्रतापगढ़ी को भी महाराष्ट्र से जीत मिली है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय थे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन था, उनको भी जीत मिली है। वहीं अजय माकन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। बात करें कृष्णलाल पंवार की, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थे, उनको हरियाणा से जीत मिली है। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया था। मतदान होने के बाद सभी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से बहुत ही कम अंतर से हार गए हैं, जो कि पुरानी पार्टी होने के नाते एक झटका माना जा रहा है। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर मिली भगत का भी आरोप लगाया है। नतीजे आने के बाद खुद शिवसेना के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर मिली भगत करने का आरोप लगाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के संजय पवार के राज्यसभा चुनाव के हारने के बाद चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाया है। राउत ने विधायक सुहास कांडे की तरफ से डाले गए वोट को अस्वीकार करने पर चुनाव आयोग पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया है। रावत ने मीडियाकर्मियों से कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे एक वोट को अमान्य कर दिया। हमने 2 वोटों का विरोध किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ फिर साफ हो गया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत के बाद सुबह करीब 3 बजे के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है। मैं सभी विधायकों को, कृष्णलाल पंवार को और कार्तिकेय शर्मा को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि दोनों सदन में हरियाणा के लोगों से जुड़े मामलों को सदन में उठाएंगे। तो एक बार फिर चीन अपनी हरकतों से बाज होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि चीन ने 25 फ्रंटलाइन विमान लद्दाख पर तैनात किए हैं। चीनी युवा वायुसेना लगातार पूर्वी लद्दाख की सीमा के पास 2 दर्जनों या उससे अधिक फ्रंटलाइन विमान की तैनाती कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीनी वायुसेना ने अब अपने 25 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को हाटन हवाई अड्डे पर तैनात कर रखा है, जिसमें उनके J-11 और J-20 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पहले मिग-21 श्रेणी के लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों को यहां पर तैनात कर रखा था, लेकिन उन्हें अधिक सक्षम और विमानों को और बड़ी संख्या में तब्दील कर दिया गया है। सूत्रों ने आगे बताया कि चीनी वायुसेना ने भारतीय क्षेत्र के करीब नई हवाई क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं, जो कि उन्हें कम ऊंचाई से मिशन करने की अनुमति दे सकते हैं। अमेरिकी प्रशांत सेना के जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने हाल ही में कहा कि चीनी गतिविधियों का स्तर आंखें खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में बनाए जा रहे कुछ बुनियादी ढांचे यहां पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारतीय एजेंसियों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना PLAF की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी है, जो कि भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ उत्तर में लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। भूटान के साथ भारतीय एजेंसियों ने सिंजियांग और तिब्बत में क्षेत्र में PLAAF के गारगुनसा, कासघर, होमपिंग, डांगोंग, दंजोंग, लिंजिंग और पंगट एयरबेस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। बता दें कि चीनी PLAAF की तरफ से हाल ही के दिनों में कठोर आश्रयों के निर्णय, रनवे की लंबाई के विस्तार और अधिक संचालन के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती के साथ साथ इन ठिकानों का उन्नयन कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय पक्ष में LAC सीमा से क्षेत्र में चीनी बलों की तरफ से बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन की तरफ से किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने हवाई अड्डों पर सुखोई 30, MKI MiG-29 और मिराज 2000 से अपने बड़े विमानों को तैनात कर दिया है।
बुलेटिन में बात अब कोरोना के केसों की कर लेते हैं। हाल ही में पिछले 24 घंटे में 8,000 के पार कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि 8,329 बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 10 लोगों की जान भी चली गई है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में 8,329 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,216 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 10 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार बढ़ते मामलों के कारण कई जगह पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। देश में जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के चलते कुल एक्टिव केस भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कुल एक्टिव केस बढ़कर 40,370 पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या 5,24,757 हो चुकी है। देश में कोरोना के कारण मौतों की संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार केरल के 5 और दिल्ली में 2 और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक मरीज की कोरोना के कारण मौत हुई है। बता दें कि कल कोरोना के मामले 7,584 केस मिले थे, जिसमें 9 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। वहीं इससे पहले 3,751 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए थे। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार मामले कोरोना के बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को 655 कोविड मामले और 2 मौतें दर्ज की गई थी। इसी के साथ राजधानी में कोरोना के दर 3.11% हो गई है। वहीं देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41 और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.75 है। वहीं शुक्रवार को 3,44,994 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 85,45,00,000 से ज़्यादा टेस्ट देश भर में हो चुके हैं। देश भर में वैक्सीनेशन कैंपेन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। अब तक देश भर में 184,92,00,000 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार में हुए हादसे की कर लेते हैं। बिहार के पूर्णिया में एक गाड़ी गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के पूर्णिया जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक स्कॉर्पियो पानी भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सवार 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को जिंदा निकाला गया। घटना पूर्णिया जिले के 82 अनुमंडल के अनगढ़ ओपी के कंजिया मिडिल स्कूल के पास की है। घटना के बाद 82 एसडीएम कुमारी तोशी ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग तिलक चढ़ाने के बाद रात को ही कपड़ा ताराबाड़ी से अपने गांव वापस किशनगंज जिला के नुनिया गांव जा रहे थे। इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ। अचानक लोगों से भरी स्कॉर्पियो खड्डे में जा गिरी, जिसमें अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि 2 लोग जिंदा निकाले गए हैं। पुलिस और राहत बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं। शव को पोस्टमार्टम के भेजने के लिए अब काम किया जा रहा है। कंजिया के मुखिया समरेंद्र घोष ने बताया कि रात करीब 2 बजे के बीच यह घटना हुई। अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसा तीखा मोड़ होने के और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शवों को एम्बुलेंस में रखा गया। मुखिया ने बताया कि सभी मृतक किशनगंज जिला के रहने वाले हैं। बेसा के सीओ राजशेखर ने बताया कि एक और व्यक्ति गाड़ी के अंदर फंसने की सूचना मिल रही है। गोताखोरों को बुलाया गया है और गोताखोरों की मदद से शव को खोजबीन सबकी की जा रही है। तो बिहार के पूर्णिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस को सूचना मिली कि एक और शव गाड़ी में मौजूद है, जिसको निकालने के लिए पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।